Good afternoon, everyone. Let us start with the new act called Negotiable Instrument Act 1881, an act that carries around 15 marks in your exams. You can expect around 3 questions of 4 marks each. बाकी 1 marks की ticking. So somewhere between 15, 16, 17 marks. छोटा सा एक्ट है, प्रॉब्लम ज़्यादा इसमें सबसे बड़ी बात है आपको सेक्शन नंबर वगैरह ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है. पर्टिकुलर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. थोड़ा सा बच्चे को टेक्निकल लगता है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि शायद 11th-12th के कंसेप्ट वीक होते हैं. जिसने बीसी के पढ़ी हुई है उनके साथ तो मैंने प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज को अच्छे से क्लियर किया था. आई विल स्टिल बी क्लियरिंग इट. मैं दोबारा से उसको कवर करा दूंगा. लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. आई एम नॉट गोइंग डायरेक्टली टू द डेफिनेशन गिवन अंडर द एक्ट. First of all, let us understand what a negotiable instrument means. A negotiable instrument derived from two words, negotiable and instrument. जैसे बचपन में करते थे हिंदी में संधि विच्छेद. So, instrument, what do you mean by an instrument? An instrument means any written document. Any written document. Can I stop over here? Are all written documents instruments? Written document. Is this an instrument? Your books, are these instruments? No. That means every written instrument is not a document. You need to add something more to it. A written document by which right is created in favor of some person. So how do you define an instrument? It's a written document first of all, and it's an instrument through which rights are transferred, through which a right is created in favor of another person. Let some examples come from your side. Instrument क्या होंगे जिनके थ्रू rights create किए जाते हैं? नहीं तो negotiable instrument के अंदर से निकल के आ रहे हैं. A sale deed, a partnership deed, lease deed, gift deed. Are they all covered under the category की written documents होते हैं और इनके थ्रू एक rights create होते हैं. So if we talk about a gift deed, a partnership deed, a lease deed, सब में एक चीज हो रही है कि इसके थ्रू rights दिए जा रहे हैं सामने वाले को. आपको अपना घर किराए पे लेना है, you get a lease deed final, उसके थ्रू you get a right to retain the possession of that particular property. So these are instruments. Now what do you mean by a negotiable instrument? So for that you need to understand the meaning of term negotiable. Negotiable means something which is transferable by mere delivery. तो दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो एक negotiable instrument कैसा instrument हो जाता है? It's a instrument, that means it's a written document जो rights create कर रहा है, obligations create कर रहा है, लेकिन इसको ट्रांसफर करने के लिए आपको सिर्फ डिलीवरी करनी है, दैट इज इट. आप खुद बताइए, इज सेल डीड अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? दैट मीन्स मेरे घर पे मेरे सेल डीड पड़ी है, घर की कन्वेंस डीड पड़ी है, आप उठा के भाग जाते हैं, रात को चोर आता है, कागज उठा के भाग जाता है. डज दैट मीन उसको प्रॉपर्टी का राइट आ जाएगा? नो. यू कैन अंडरस्टैंड. यही हालत रेंट डीड के साथ है, यही हालत आपकी लीज डीड के साथ है. बट देयर आर सर्टेन डॉक्यूमेंट्स जिनको ट्रांसफर करने के लिए किसी रजिस्ट्री की जरूरत नहीं है, किसी कोर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है, एंड दोज इंस्ट्रूमेंट्स आर नोन एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स. तो आप समझेंगे, हम पहले तो सारे इंस्ट्रूमेंट समझते हैं क्या होता है, देन वी ओनली आर कंसीडरिंग ओनली दोज इंस्ट्रूमेंट्स विच आर नेगोशिएबल. दैट मींस जिनको ट्रांसफर करने का प्रोसेस इज बाय मियर डिलीवरी ओनली. डिलीवरी सर्व्स एज अ पर्पस जिसके थ्रू उनकी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है. नाउ लेट्स कम टू द डेफिनेशन गिवन बाय द एक्ट. एक्ट क्या डेफिनेशन देता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्ट ने तो इसके कोई डिफाइन तो किया ही नहीं, उसने कुछ एग्जांपल्स देके अपना पल्ला झाड़ लिया. वो कहता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस अ चेक, अ प्रॉमिसरी नोट एंड अ बिल ऑफ एक्सचेंज. अब आप समझेंगे ये कोई डेफिनेशन तो है नहीं, ये तो एग्जांपल्स हैं. तो इसलिए मैंने आपको डेफिनेशन क्लियर करना ज्यादा जरूरी था. गिवन है मच मोर कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन. वो एक या दो क्लासेस के बाद समझ आने वाली हालत होती है जब मैं आपको समझा पाऊंगा कि इसकी डेफिनेशन का मीनिंग क्या हुआ. फिलहाल अगर हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के डेफिनेशन में जाएं तो व्हाट डज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिफाइंस? इट डिफाइंस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस a promissory note, a check,
और अ बिल ऑफ एक्सचेंज। और ये यहां नहीं रुकता, इट फर्दर सेज विच इज पेएबल टू बेयरर और पेएबल टू ऑर्डर। This is a definition that a negotiable instrument act gives of negotiable instrument. It means a promissory note, a check or a bill of exchange which is payable to bearer or payable to order. You need not to refer to books. It's an introduction class, तो लंबा चौड़ा इसके अंदर आपको जरूरत नहीं होगी बुक्स की। What do you mean by a payable to bearer and a payable to order instrument? क्योंकि आप लोगों ने ज्यादातर चेक देखा है। लेट मी स्टार्ट इट विद अ चेक, कि चेक के साथ ये कैसे काम करता है, बेयरर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ऑर्डर्ड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। फाउंडेशन की क्लास याद आ गई होनी चाहिए, वहां भी कुछ ऐसे चेक बने थे क्लास के अंदर। This is how a check looks like roughly. Now चेक किसके फेवर में बनाया गया? Who has the right to get the payment? B gets the right to payment. B enters into a bank. He will ask क्या आप B हैं? If he proves he is B, payment will be made to him. ठीक है? Suppose Mr. B wants to give this check to a person, say Mr. C. क्या प्रोसीजर होगा? सबसे पहला तरीका, सर मैं इस चेक को अपने अकाउंट में लगाऊंगा, मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा, मैं अपने अकाउंट से सी को एक चेक काट के दूंगा। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द बेयर मिनिमम, जहां से बात शुरू होगी। ज्यादातर लोग ऐसा ही करेंगे। आप लोग थोड़ा कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपके दिमाग में और हरकतें शुरू हो जाती हैं। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। लोग चेक लेंगे, अपने खाते में लगाएंगे इसको, और उसके खाते में पैसे आने के बाद भी अपने खाते से एक चेक काट के देगा सी को। दिस इज हाउ इट वर्क्स। बट मान लीजिए इसी चेक को अब सी को देना है, हाउ डज इट वर्क? अब ये कैसे काम करेगा? बी सिंपली नीड्स टू गिव दिस चेक टू सी। सी इसको लेके बैंक जाएगा एंड ही विल बी आस्क्ड क्या आप बी हैं? वो कहेगा नहीं मैं बी तो नहीं हूं, बट वो उसके ऊपर आपको एक चीज और लिखी मिलेगी, पे टू बी और बियरर। नाउ व्हाट डज द बियरर मींस? अ पर्सन हु हैज ए लीगल पोसेशन टू द चेक। जो चेक के ऊपर पोसेशन रख के बैठा है, हु बियर्स द चेक इज अ बियरर। नाउ व्हाट डज द इंस्ट्रक्शन ऑन द चेक से? इसकी पेमेंट बी को कर दीजिए या बियरर को कर दीजिए। विल बैंक मेक द पेमेंट टू सी? इज बैंक इवन वरीड अबाउट कि ये सी है, डी है, प्राइम मिनिस्टर है देश का, या कौन है? नो। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर ये इंस्ट्रूमेंट में बियरर लिखा ही हुआ है, क्या इसको लिखने का कोई मीनिंग है? डज इट सर्व एनी पर्पस व्हाटसोएवर? मान लीजिए मैं यहां कुछ भी नहीं लिखता, फिर भी जो लेके जाएगा वो इंसान होगा, वो भी बियरर दिखेगा, तो बैंक को इसका नाम का क्या करना है? इससे हम एक चीज क्या कहते हैं, बियरर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? विच इज पेड टू दैट पर्सन हु बियर्स इट। बात खत्म। यानी कि उसके ऊपर लिखे हुए नाम से बैंक को लंबा चौड़ा कोई लगाव नहीं होता, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता। कहता जब मुझे ये वर्ड दिख गया लिखा हुआ, मेरा काम चल गया। तो दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट जिसको हम क्या बोलते हैं? एन इंस्ट्रूमेंट विच इज पेएबल टू बियरर। तो हाउ डू यू डिफाइन एन इंस्ट्रूमेंट पेएबल टू बियरर? विच इज पेड टू दैट पर्सन who bears it. And how do you make such instruments? You can use word pay to a or bearer. It is a bearer instrument. You can use words pay to bearer.
इट इज ऑल्सो ए बेयरर इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि मैंने आपको चीज बता दी, ए का नाम तो आप ऐसी भी फ्री फंड में डाले चले जा रहे हैं, ना भी डालते तो भी काम चलता, तो इन बोथ केसेस इट इज कंसीडर्ड एज अ पेएबल टू बेयरर इंस्ट्रूमेंट। खासियत पेएबल टू बेयरर इंस्ट्रूमेंट की, इसको ट्रांसफर करना बहुत आसान है अगर आप समझ पा रहे हैं तो, एंड दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग इट इज ट्रांसफरेबल मियर बाय डिलीवरी। जब बी इसको सी को पकड़ा रहा था, कोई रजिस्ट्री नहीं हुई, कोई लिख पढ़ नहीं हुई, बी ने सिर्फ उठाया और इस चेक को सी को दे दिया और ये सी का हो गया, देयरफॉर इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो इट सेटिस्फाई द कंडीशन कि ये मियर डिलीवरी से ट्रांसफर हो जाता है और राइट्स दूसरे के पास ट्रांसफर कर देता है। लेट अस कम टू अनदर काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट, अनदर काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड अ पेएबल टू ऑर्डर्ड इंस्ट्रूमेंट। ये कैसे काम करेगा? नाउ सपोज द पर्सन दैट इज जो ट्रैक को ड्रॉ कर रहा था, ही कैंसल आउट द वर्ड्स बेयरर ऑन इट। सर कैंसल आउट मतलब? क्योंकि आप ज्यादातर जो चेक्स देखेंगे उनके ऊपर बेयरर वर्ड प्री प्रिंटेड आता है, पीछे से लिखा हुआ आता है, ये आप एंटर करते हैं। तो अगर आपने बेयरर हटाना है तो यूजुअली आपको क्या करना पड़ता है, ये बेयरर वर्ड काटना पड़ता है। नाउ व्हेन यू कट दिस बेयरर वर्ड, व्हाट दिस इज डज मीन, इसका मीनिंग क्या आता है? इसका मीनिंग ये है कि जिसका नाम है उसको पेमेंट करिए और उस आदमी के ऑर्डर पे पेमेंट करिए। नाउ दिस थिंग डज नॉट रिफ्लेक्ट फ्रॉम द चेक, बट दिस इज व्हाट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिफाइंस एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। वो कहता है एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जो कि या तो उस इंस्ट्रूमेंट पे लिखे हुए आदमी को पे किया जाता है या उस पे लिखे हुए आदमी के इंस्ट्रक्शंस पर किसी और को पे किया जाता है। ना इसमें एक चीज तो समझ आती है कि बी कैन वेरी वेल गो अहेड एंड क्लेम द पेमेंट, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता बेयरर कटा हुआ है या नहीं कटा हुआ, क्योंकि उसका नाम लिखा हुआ है। अब मान लीजिए इसने इस इंस्ट्रूमेंट को सी को ट्रांसफर करना है। नाउ हियर अराइजेस अ डिफरेंस। पहली बात, क्या ये इंस्ट्रूमेंट सी बी के ऑर्डर पर पे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बी अब पूछता है ये ऑर्डर मैं दूं कैसे? व्हेन यू आर सेइंग कि ये इंस्ट्रूमेंट मेरे ऑर्डर पे हो सकता है, ये ऑर्डर आएगा कैसे? हाउ डज दिस ऑर्डर कम इनटू पिक्चर? इसके लिए आप छोटी क्लासेस में या 11th 12th में पढ़ा करते थे, बी इस चेक को रिवर्स करेगा और उसके अंदर पीछे क्या लिखेगा? पे टू सी साइन बी एंड ही हैंड्स इट ओवर टू सी। ये सी को इसको हैंड ओवर कर देता है। नाउ कैन सी गो अहेड एंड क्लेम द पेमेंट? वेरी वेल, ही कैन गो टू द बैंक एंड क्लेम द पेमेंट। दिस इज व्हाट इज नोन एज एन ऑर्डर्ड इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि इसमें पेमेंट कैसे हो रही है? इट इज ईदर टू बी मेड टू द पर्सन हु इज नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट और टू हिज ऑर्डर। ये ऑर्डर होता कैसे है? बाय अ प्रोसेस जिसके आप उसके पीछे इंस्ट्रक्शन लिख के साइन करते हैं। व्हाट दिस प्रोसेस इज टेक्निकली नोन एज, दिस इज नोन एज एंडोर्समेंट। छोटे क्लासेस में पढ़ा हुआ होगा वर्ड, चेक एंडोर्स होता था, आप तो उससे कहीं आगे तक चले जाते थे, वो डिसऑनर होता था, एंट्रियां रिवर्स करते थे। सो यू नो व्हाट एन एंडोर्समेंट इज। एंडोर्समेंट इज अ स्मॉलर टर्म, देयर इज अ वाइडर टर्म जो आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट यूज करता है। इट यूजेस अ वर्ड कॉल्ड नेगोशिएशन। नेगोशिएशन क्या होता है? नेगोशिएशन इज द प्रोसेस थ्रू विच द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स इज ट्रांसफर्ड टू अनदर पर्सन सो एज टू कॉन्स्टिट्यूट दैट पर्सन एज द ओनर। यानी कि वो तरीका जिसके थ्रू एक आदमी अपने हाथ में जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसको किसी और को ट्रांसफर कर सकता है और इस हद तक ट्रांसफर कर सकता है कि अब वो आदमी उसका ओनर माना जाएगा। दैट इज नेगोशिएशन। अब नेगोशिएशन दो तरह से होती है। अगर तो इंस्ट्रूमेंट बेयरर इंस्ट्रूमेंट है तो ये नेगोशिएशन कैसे हो जाती है? सिर्फ डिलीवर कर दीजिए, नेगोशिएशन हो गई। क्योंकि आप समझे इस केस में मैंने क्या किया, सी को ओनर बनाने के लिए कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ सी को डिलीवरी करी थी और वो इंस्ट्रूमेंट सी का हो गया था। इज दैट अ नेगोशिएशन? यस, दैट इज नेगोशिएशन। दूसरा तरीका, अगर इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर्ड हो तो कुछ नई चीज जुड़ती है, आपको उसके अंदर एंडोर्समेंट करनी पड़ती है और एंडोर्समेंट के साथ डिलीवरी करनी पड़ती है। तो आप बच्चा मेरे से पूछता है सर आप कहते थे ट्रांसफर बाय डिलीवरी, यहां भी डिलीवरी हो रही है, सिर्फ इस अपने ऑर्डर को दिखाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं कि किसी को भी मत कर देना, सिर्फ सी को करना। सो ट्रांसफर इज स्टिल बीइंग डन थ्रू डिलीवरी। आप इंस्ट्रूमेंट सी को डिलीवर करते हैं, देन एंड देन ही बिकम्स द ओनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो हमने बेसिकली क्या देखा, इंस्ट्रूमेंट दो तरह के हो गए, पेएबल टू बेयरर इंस्ट्रूमेंट एंड पेएबल टू ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। पेएबल टू बेयरर इंस्ट्रूमेंट कौन सा हुआ? एन इंस्ट्रूमेंट विच इज पेएबल टू द पर्सन whosoever bears it।
एन ऑर्डर्ड इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा, ए पर्सन टू, इसकी पेमेंट की जाती है टू अ पर्टिकुलर पर्सन और टू हिज ऑर्डर। अब ये किस किस तरह से बनते हैं, हाउ डज दिस इंस्ट्रूमेंट कम्स इनटू पिक्चर। नंबर वन, यू कैन यूज वर्ड्स लाइक पे ए, अंडरस्टूड। अगर आप और ऑर्डर नहीं भी लिखेंगे, लॉ सेज पे ए मींस पे टू ए और हिज ऑर्डर। कई बार हम लिख देते हैं पे ए और ऑर्डर। इनफैक्ट आजकल कुछ चेक्स मार्केट में आ गए हैं बैंक्स के, जो और बेरर की जगह यहां वर्ड और ऑर्डर लिख के देते हैं। दैट इज वन वे जहां पे आप पे ए और ऑर्डर कर सकते हैं, बोथ हैव द सेम इंप्लीकेशंस, कोई फर्क नहीं है। पे ए लिखिए, पे ए और ऑर्डर लिखिए, fine enough, both are working until and unless you add the word bearer, it is not going to become a bearer instrument. Then can I use words like pay a only या pay a and no one else? समझे, pay a only and दिया मैं सामने क्या लिख रहा हूं मैं, pay a and no one else. Are these ordered instrument? There is a problem with this. फर्स्ट ऑफ ऑल ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही नहीं रहे, क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते थे, जो ट्रांसफर किए जा सकते हैं। ऐसा कुछ लिख के मैंने इनके साथ एक हरकत करी, इसकी पेमेंट बस ए ही लेगा, ए चाहकर भी इसकी पेमेंट आगे किसी को या इस इंस्ट्रूमेंट को आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता। द मोमेंट आपने इसकी ट्रांसफरेबिलिटी रोकी, इट इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। द क्वेश्चन डज नॉट अराइज कि ये बेयरर है या ऑर्डर्ड है, पहले ये तो बनाइए कि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। सो यू कैन नॉट यूज दीज काइंड्स ऑफ वर्ड्स। इनसे क्या होगा, क्योंकि हम नेगोशिएबिलिटी रोक रहे हैं, द इंस्ट्रूमेंट ऑल टुगेदर डजंट इंस्ट्रूमेंट सीज टू बी अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो ये पे ए ओनली, पे ए एंड नो वन एल्स, इस तरह के वर्ड्स यूज नहीं किए जा सकते। दे आर डन विद टू पार्ट, पेएबल और पेएबल टू बेयरर क्या होता है, पेएबल टू ऑर्डर क्या होता है। दिस इज द डेफिनेशन व्हिच दे हैव गिवन। अ प्रॉमिसरी नोट, सॉरी, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस अ प्रॉमिसरी नोट, a check or a bill of exchange which is payable to bearer or payable to order. अच्छा, इसके अलावा जब हम डिवीजन करते हैं, we divide the instrument into another category जिसको हम कहते हैं payable on demand। यहाँ इसको करने से पहले बेटा एक चीज और करते हैं, छोड़िए बात बाद में करेंगे। पार्टीज टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन यू ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, फिर आगे चलते हैं। ज्यादातर चीजें आपको क्लियर होती हैं, स्टिल बियर विद मी, एक बार रिफ्रेश हो जाएगा सारा कुछ। मिस्टर ए buys certain goods on credit of from B and the payment जिसको करनी है that is ₹10,000। ठीक है, 10,000 के गुड्स लेके आते हैं, क्रेडिट पे खरीद के आते हैं। और यहाँ बड़ी एक बहुत बड़ी समस्या होती है पिछली क्लास में हमारे साथ, हम ये नहीं पहचान पाए थे कि डेटर कौन था और क्रेडिटर कौन था। आप पहचान सकते हैं कौन डेटर है कौन क्रेडिटर है? नए बच्चों को मौका दें, पुराने बच्चों तो मुझे झेल चुके हैं। हाँ जी बेटा, कौन डेटर है कौन क्रेडिटर है? हु इज द डेटर? जो लोग नए आए हैं बेचारे नहीं झेल पाए मुझे फाउंडेशन में। हाँ, समस्या ये आती है सर किसकी किताबों में, ऐसी कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। किसकी किताबों में? जिस पर्सन को पैसे मिलने होते हैं, फिर समस्या शुरू हो गई। डेटर कौन होता है? जिसने पैसे, जिसको पैसे मिलने होते हैं वो क्रेडिटर होता है बुक्स में। तो सिंपल सा फंडा क्या है, इन दिस केस ए नीड्स टू पे, ही इज नोन एज द डेटर। मिस्टर बी, ही नीड्स टू रिसीव द मनी, ही हैज द राइट टू गेट द मनी, ही इज द क्रेडिटर। किताबों में नहीं होता, जो है यही है बस। ठीक है जी। नाउ इन दिस केस फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं मिस्टर ए की तरफ से। मिस्टर ए क्या करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। पेन दो बेटा कोई।
I promise to pay B or order a sum of rupees 10,000 6 months after date. कौन साइन करेगा? कौन साइन करेगा? क्लियर? ए साइन करेगा? ए साइंस इट. दिस इज नोन एज अ प्रॉमिसरी नोट. इसमें क्या होता है? द पर्सन हु हैज द लायबिलिटी टू पे ही मेक्स अ प्रॉमिस ऑन अ पीस ऑफ पेपर कि मैं आपको एक पर्टिकुलर समय के बाद पेमेंट कर दूंगा. पार्टीज का नामकरण करें. ए इज नोन एज द मेकर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. B is known as the payee of the instrument. So there are two parties in a promissory note. Mr. A, the person that is a debtor, who is the maker of the instrument. Then the person in whose favor or who has the right to get the payment is known as the payee of the instrument. आगे इसको लेके जाऊं ट्रांसफर करने वाली कहानी. रुक जाते हैं, थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं. लेट अस से B ही पेमेंट लेगा, बात खत्म हो जाएगी इसकी. ठीक है, आगे चलते हैं. अनदर वे आउट. सेम यही सब कुछ. फेयर बाई बाय सर्टेन गुड्स. इस बार कहानी उल्टी हुई. इस बार हमने कहा हम बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करेंगे. कौन ड्रॉ करेगा बिल ऑफ एक्सचेंज? श्योर अबाउट दैट? बी विल ड्रॉ बिल ऑफ एक्सचेंज. आइए कुछ भाषा लिखें इसके. पे टू मी और माई ऑर्डर a sum of rupees 10,000 6 months after date. यहाँ डेट डाली जाएगी. साइन कौन करेगा? हाँ जी, ए बी, और तो कोई है ही नहीं. हालात बेटा वैसे वही के वही हैं जो 6 महीने पहले थे. लंबे चौड़े सुधार आए नहीं हम में. सर बी करेगा और ए फिर एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट. यहाँ कौन साइन करेगा? यहाँ ये बताओ पहले. ज्यादा आगे का ज्ञान मत बांटो मुझे. बी करेगा. भाषा पढ़ो, ऊपर क्या लिखा हुआ है. और आप मुझे क्या कह रहे हो? ए साइन करेगा. ए अपने आप को बोलेगा पे टू मी. ए खुद ही को पे चल के चला. किसने पे, किसको ऑर्डर दिया जा रहा है? ये ए को. साइन कौन करेगा इसके नीचे? ऑब्वियसली बी विल बी साइनिंग. बी ए को क्या कह रहा है? मुझे पे करिए या मेरे ऑर्डर पे करिए 10,000 रुपए 6 महीने बाद. बी साइंस इट. अब इसके बाद क्या होगा? ये इसको लेके ए के पास जाएगा और ए इसको एक्सेप्ट करेगा. ए लिखेगा एक्सेप्टेड, साइन ए और नीचे डेट डाल देगा. So first of all, this person draws the bill of exchange. He then takes the bill of exchange to the other person who is liable to pay. The person accepts the bill of exchange. इसकी एक कॉपी ये अपने पास रखता है, एक कॉपी ये अपने पास रखता है. ये अपनी बुक्स में लाके उसको बोलता है मुझे BR मिला. ये कहता है मैंने अभी अभी एक BP एक्सेप्ट किया. बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल. 11th क्लास. पार्टीज का नामकरण कर दे. B is known as the drawer. A is known as the drawee. The moment he accepts it, he is also known as the acceptor. पेई कौन है? पेई होता कौन है? पहले तो एक तो अंग्रेजी ने जान खाली मारी. पेई कौन होता है? पेयर कौन होता है? जिसको पेमेंट मिलनी होती है, करनी होती है. पेई कौन होता है? जिसको पेमेंट मिलनी होती है. किसको मिलनी है पेमेंट? ठीक है जी. यानी कि अभी तक जो हमने देखा, अगर हम प्रॉमिसरी नोट की बात करें तो दो पार्टीज हैं. एक तो मेकर है. कौन था हमारे एग्जांपल में? ए था. एक पेई होता है. वो कौन होता है? बी.
अच्छा, डेटर मेकर होता है या पेई होता है? बड़ा मैं दिमाग खा जाऊंगा, तो आंख कान नाक खोल के, क्योंकि ये जितना दिमाग आप यहां चला लेंगे हमेशा के लिए दिमाग में चीज बैठ जानी चाहिए। मेकर कौन होगा प्रॉमिसरी नोट का? जिसको पैसे देने होते हैं या जिसने पैसे लेने होते हैं? हिंदी की भाषा में बात करता हूं, ऐसी तैसी कराएगा डेटर क्रेडिटर। हाँ जी, जिसने पैसे देने होते हैं ही इज ऑलवेज द मेकर, एंड जिसको पैसे मिलने होते हैं ही विल ऑलवेज बी द पेई। उल्टी कहानी होती है बेटा यहां के, जब आप बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं, यहां ड्रॉयर कौन होता है हमेशा? जिसको पैसे मिलने होते हैं, ही इज द वन जो इंस्ट्रूमेंट लिखता है। प्रॉमिसरी नोट कौन लिखता है? जिसने पैसे देने होते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज कौन लिखता है? जिसने पैसे लेने होते हैं। इन दिस केस ये कौन था? बी। ड्रॉई कौन है? ए। इसी को हम क्या बोल देते हैं? एक्सेप्टर। तो आप एक चीज समझेंगे, एक्सेप्टर हमेशा कौन होता है? जिसने पेमेंट करनी होती है, यानी कि जो प्रॉमिसरी नोट बनाता था वो बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर रहा होता है। कहानी उल्टी चल रही होती है, वहां शुरुआत करता है वह व्यक्ति बिल ऑफ एक्सचेंज में जिसने पैसे लेने होते हैं, प्रॉमिसरी नोट में शुरुआत वो व्यक्ति करता है जिसने पैसे देने होते हैं। तो द लैंग्वेज इज आई प्रॉमिस टू पे इन अ प्रॉमिसरी नोट। जबकि अगर आप बिल ऑफ एक्सचेंज की भाषा देखें तो सामने वाला व्यक्ति ऑर्डर दे रहा होता है पैसे दे दे, और वो हाथ जोड़ के कह रहा होता है जी हजूर एक्सेप्ट करता हूं, दे दूंगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड थर्ड पार्टी इज नोन एज द पेई। हमारे केस में कौन था? बी था। अच्छा, एक चीज और समझ आएगी, बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टियां होंगी। एक तो जो ड्रॉयर होगा, एक जो ड्रॉई होगा, एक पेई होगा जिसको पेमेंट मिलनी है। सर लेकिन तीन पार्टीज तो हैं हमारे केस में ना, इनमें से दो रोल एक ही पार्टी ने निभा रखे हैं। ऐसा हो सकता है आपके सामने? ऐसा हो सकता है। दैट मीन्स इन दिस केस हमारा क्या है? ड्रॉयर और पेई सेम व्यक्ति हैं। अलग कर देता हूं इनको, अलग कर देता हूं इनको। ये क्लास आपको फिर भूलेगी, इसलिए मैं इसको यूट्यूब पर डाल दूंगा। जब 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 भूले ये सुन लिया कीजिए। पे टू मी और माई ऑर्डर अ सम ऑफ रुपीज 10,000 6 months आफ्टर डेट। ठीक है जी, सेम वही है, अभी कुछ नया नहीं आया इसके अंदर। अब इसकी पेमेंट कौन ले सकता है? कौन ले सकता है इसकी पेमेंट? क्या होगा इसकी कहानी? अब ये 6 महीने बीतेंगे, इस 6 महीने के बाद बी इसकी पेमेंट लेने ए के यहां पहुंचेगा। ए देखेगा 6 महीने हो चुके, बी आया है पेमेंट लेने के लिए, ही विल पे, इसके ऊपर पेड लिखेगा, साइन ले लेगा बी के, बाद खत्म। ठीक है जी। अब उसने यहां कुछ लिखा है, पे टू मी और माई ऑर्डर। हुआ क्या? हमारा एग्जांपल कुछ इस तरह का था। ए ने गुड्स खरीदे थे, बी से खरीदे थे, ए ने पैसे देने थे, इसलिए बी ने उसके ऊपर एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, उस पर लिखा मुझे या मेरे ऑर्डर पे किसी को पैसे दे देना। ए ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें देना जो, या तुम जिसको भेजोगे उसको दे दूंगा। सीधी सी बात बिल ऑफ एक्सचेंज से ये निकल के आ रही है। बी ने आगे पेमेंट करनी थी सी को, क्योंकि आप समझें बी भी किसी से सामान खरीदता होगा पीछे से, उसको भी पैसे देने होते होंगे आगे। उसने क्या किया? उसने कहा ऐसा करते हैं, ये बिल ऑफ एक्सचेंज ना मैं तुम्हें एंडोर्स कर देता हूं, तुम जाके ये पेमेंट ए से ले आओ। कैन यू डू सो? क्या यहां अथॉरिटी है उसके पास ऐसी? बिल्कुल है। वो क्या करेगा? इस बिल ऑफ एक्सचेंज को पलटेगा, इसके पीछे लिखेगा पे टू सी, साइन करेगा एस बी, और इस इंस्ट्रूमेंट को पकड़ा देगा सी के हाथ में। ठीक है जी। अब होगा क्या? 6 महीने बाद सी इस इंस्ट्रूमेंट को लेके ए के पास पहुंचेगा। ए क्या देखेगा? आप बी तो नहीं हो। वो कहेगा इंस्ट्रूमेंट पे सिर्फ बी लिखा था। उसने कहा नहीं, इंस्ट्रूमेंट पे टू मी और माई ऑर्डर लिखा था। ऑर्डर चेक करने का क्या तरीका है?
वो पीछे पलटेगा और क्या देखेगा, बी ने साइन किए हुए हैं, सी को पेमेंट करनी है, वो सी को पेमेंट कर देगा। अब ये कहानी सालों साल घटती रही, हर बार ऐसा ही होता था। बी सामान बेचता था ए को, एक प्रॉमिस, एक बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लेता था, बी उस बिल ऑफ एक्सचेंज को उठा के सी को एंडोर्स करता था और सी हमेशा इसकी पेमेंट रिकवर करता था। एक दिन अगली बार जब बी इसके पास आया और उसने कहा बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर ले, उसने कहा मेरी एक बात बताओ, एक्सेप्ट कराने तुम आ जाते हो हमेशा, पेमेंट लेने तो कभी ना आए, पेमेंट लेने हमेशा सी आता है, हर बार तुम सी को ही एंडोर्स करते हो, तो ये अपना नाम डालते ही क्यों है इसमें, यहां डायरेक्टली पे टू सी क्यों नहीं लिख देते? बेटा उसने समझदारी वाली बात कर दी। उसने कहा मुझे एक बात बताओ, ये खुद का नाम लिखने में क्या तसल्ली मिल जाती है दिल को, फिर एक पीछे उसके पीछे एंडोर्समेंट डालते हो, पेमेंट अंत में सी नहीं लेनी होती है, डायरेक्टली लिख दो पे टू सी, मैं एक्सेप्ट करता रहा हूं। उसने कहा हाँ ये भी कर सकते हैं। उसने क्या लिखा है यहां पर अगली बार से, पे टू सी और ऑर्डर अ सम ऑफ ₹10,000 6 months आफ्टर डेट। अब इसका क्या होने कहानी शुरू हुई, इंस्ट्रूमेंट साइन कराया गया और साथ के साथ सी को पकड़ा दिया गया, ये ले भाई सी को कोई समस्या नहीं, उसका नाम लिखा हुआ है, ए ने साइन करके दिया है एक्सेप्ट करके कि मैं पेमेंट करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस केस में जरा नामकरण करना, आ रहा हूं पहले उस पे आ रहा हूं। इस केस में आपको एक चीज समझ आती है, तीनों पार्टीज अलग अलग हो गई, ड्रॉयर अलग हो गया, ड्रॉई अलग हो गया और पेई अलग हो गया। पहले हमारा पेई ये बनता था, वो एंडोर्स करके सी को बनाता था, टेक्निकली वाज नॉट पेई, सी वाज एन एंडोर्सी। पेई कौन होता है, जिसका नाम लिखा हुआ था, उसका नाम इंस्ट्रूमेंट स्टार्टिंग से नहीं लिखा हुआ था, उसको पेई एंडोर्स करता था और उसके पास अधिकार आ जाता था कि मैं पेमेंट ले लूंगा। अब सी का अधिकार और अच्छा हो गया, उसका पहला अधिकार बन गया, कहता है मेरा नाम लिखा हुआ है। ठीक है जी, कोई डाउट पूछें जरा, ऐसा करने से क्या समस्या नजर आती है? हाँ क्यों नहीं जा सकता, ये रहा साइन उसका, आने दो, तो डाउट निकलने दो, जितने डाउट है निकल जाने दो। क्या समस्या है किसमें, यहां कौन से सी ने साइन किया था आज तक? पहले वो किस सहारे जाता था, बी ने मुझे दिया है, अब वो क्या कहता है, जब तेरे पास एक्सेप्ट होने आया था ना तभी मेरा नाम लिखा हुआ था, सी ने पहले भी कोई साइन नहीं किया था इसके ऊपर आज तक, अब भी कोई साइन नहीं कर रहा, वो पहले भी बी के सहारे जीता था, अब भी बी के सहारे ही जी रहा है, क्योंकि पैसे बी नहीं लेने थे, उसने ए को इंस्ट्रक्ट किया है मुझे देने के बजाय डायरेक्ट सी को दे दियो। पहले वो क्या कहता था, मुझे या मेरे ऑर्डर पे दियो, अब वो पहले ही लिख देता है सी या उसके ऑर्डर पर दियो। कोई फर्क आएगा? नहीं आएगा। दोनों ही केसेस को आगे फर्दर एक्सपेंड कर देता हूं। पहले इस केस पे चलते हैं, मी और माई ऑर्डर वाला। ठीक है जी, मी और माई ऑर्डर में क्या हुआ था, बी ने ड्रॉयर बना, बिल ऑफ एक्सचेंज लेके ए के पास पहुंचा, उस पर लिखा था पे टू मी और माई ऑर्डर, उसने साइन किया। बी ने ऑर्डर देने के लिए क्या किया, उसके पीछे लिखा पे टू सी, साइन बी। सी के पास अधिकार आ गया कि वो पेमेंट ले सकता है। क्या सी इस अधिकार को आगे ट्रांसफर कर सकता था? कर सकता था? कर सकता था, कोई समस्या नहीं है। जब मैंने आपको क्या कहा, किसी का नाम पेमेंट लेने में क्या अधिकार हमेशा इन्वॉल्व होता है, उसके ऑर्डर पे इस्तेमाल होना। तो जैसे ही बी ने सी को ऑर्डर को पावर दी, ऑटोमेटिकली ये पावर भी आ गई कि सी आगे इसको फर्दर कर सकता है। तो पहले भी सी क्या कर सकता था, यहां लिख सकता था पे टू डी साइन सी, कोई समस्या नहीं थी। फिर डी भी लिख सकता होगा सर, बिल्कुल लिख सकता है। पे टू ई साइन डी, ई भी लिख सकता होगा सर। इसे भरता रहेगा भरता रहेगा भरता रहेगा, एक दिन तो इसका बैक साइड ही खत्म हो जाएगा। लॉ कहता है कागज लगा देना साथ में, दैट मींस यू कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट, ये चलती रहेगी नेगोशिएबिलिटी, देयरफॉर इट्स ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये धराधर चलता रहेगा और लास्ट में क्या होगा, 6 महीने पूरे होंगे। कभी तो 6 महीने पूरे होंगे, फिर एक आदमी होगा जिसके हाथ में ये होगा, और वो किसके घर पहुंचेगा, ए के घर। वो को क्या समझाएगा,
ये पूरी की पूरी कहानी। और आप समझेंगे एक के बाद एक के बाद एक ऑर्डर ही ऑर्डर दिए चले जा रहे हैं, वो तब भी पेमेंट ले सकता था। इसमें बस क्या होगा, मान लीजिए ये पे टू सी और माई और ऑर्डर लिखा होता तो क्या होता, ये करने की जरूरत नहीं थी। सी क्या आप इसको भी ट्रांसफर कर सकता था, बिल्कुल कर सकता था। यहां तो क्लियरली लिखा हुआ है सी और इज ऑर्डर, तो सी डी को देता, डी ई को देता, सारी कहानी वापस वैसे की वैसी चलती रहती, कोई दिक्कत ना आती। यानी कि हमने एक चीज देखी, ये अलग अलग पार्टीज भी हो सकती हैं। इससे एक चीज और समझें, यहां तक क्लियर आती है बात? वो वाली बात दिमाग में आ रही है सर, अगर पैसे ना दिए तो क्या होगा, कर दूं वो भी क्लियर? पैसे ना दिए, अच्छा पहले इस केस में बता दो फिर। पे टू मी और माई ऑर्डर, बिल्कुल छोटी सी कहानी रखेंगे। बी के हाथ में ही था अभी प्रॉमिसरी, सॉरी बिल ऑफ एक्सचेंज, ये लेने पहुंचा ए के पास, ए कहता है पैसे नहीं है, क्या कर सकता है अभी, सूट फाइल करेगा और नोटरी के पास जाएगा, अलग कहानी है। सबसे सिंपल कहानी, डाउट तो सर इससे आगे का है। इसने मान लो सी को दे दिया और सी ए के पास जाके पहुंचता है और सी ए कहता है पैसे ना आए, मैं नहीं दूंगा। अब आपके सवाल दिमाग में जो आ रहा है वो ये आ रहा है, सर सी बी के पास जाएगा या वो ए के गले पड़ेगा, या दोनों के गले पड़ जाए? मुद्दे की बात अब धीरे धीरे जो हमारी समस्याएं निकल के आ रही थी, यहां लॉ क्या कहता है, वो क्या कहता है जी, इन केस में सी दैट मींस द पर्सन हु इज, टेक्निकली इसको हम क्या नाम बोलते हैं, जो होल्डर है इंस्ट्रूमेंट का, जो होल्ड करके बैठा हुआ है। ठीक है, समझ आता है होल्डर है, ये किस किस को सूट फाइल कर सकता है, ये सारी की सारी प्रीवियस पार्टीज को सूट फाइल कर सकता है। अब प्रीवियस पार्टीज कौन है बताने की जरूरत है मुझे, ये शुरुआत कहां से हुई थी, ए से। सबसे पहले पे करने के जिम्मेवार कौन, ए ना पे करे तो बी, सी तो उसके बाद है ही। और अगर ये भर गया होता पूरा का पूरा तो डी ई एफ जी एच और आई पहुंचता इसके पास, और ये कहता पेमेंट नहीं करूंगा, आई कहता रुक जा तू मत कर, मेरे पास बहुत सारे हैं बीच में लेने वाले। ये डी को मांग सकता था, ई को मांग सकता था, एफ से मांग सकता था, जी से मांग सकता था, एच से मांग सकता था। चीज क्लियर होती है, कोई समस्या अभी तक? अगर ये पे टू सी और ऑर्डर लिखा होता तो, पे टू सी और ऑर्डर लिखा होता तो, अच्छा पहले ये बी को सूट क्यों फाइल कर पा रहा था जब मी और माई ऑर्डर लिखा होता, ये कैसे साबित करता था कि बी भी जिम्मेवार है? नहीं नहीं नहीं, ये इसके लिए करता था, तूने कहा था जाके पेमेंट ले ले, देख साइन किया है तूने, अब लिखा हुआ है पे टू सी और ऑर्डर, क्या ये साइन किया हुआ होगा? नहीं किया हुआ, लेकिन ये किया हुआ है, अभी फंसेगा, बिल्कुल फंसेगा। यानी कोई सिचुएशन में चेंज आता है, कोई चेंज नहीं आता। मी और माई ऑर्डर में एक पहली एंडोर्समेंट बढ़ जाती है, डायरेक्टली सी का नाम लिखने से वो डायरेक्टली पहला अधिकार उसको आ जाता है, दैट इज इट। इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं होता। ये तब होता है जब बी को बिल ऑफ एक्सचेंज लिखते समय ही पता था कि मुझे नहीं चाहिए पेमेंट इसकी, क्योंकि मी एंड माई ऑर्डर ना लिख के वो एक अधिकार छोड़ रहा है अपना, वो खुद नहीं ले जा सकता अब इसकी पेमेंट लेने के लिए। इतना आप समझ पा रहे होंगे। जब पे टू सी और ऑर्डर लिखेगा तो बी चाहकर भी इसको नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि उसने लिखा ही नहीं उसके ऊपर, क्योंकि पहली ही पेमेंट किसको मिलेगी, सी को मिलेगी। तो दैट डिपेंड्स अपॉन बी की माइंडसेट, कि वो किस माइंडसेट से ले रहा था उस समय। उसको शुरू से किसी को आगे देना है तो उसी का नाम डलवा देगा, नहीं तो मी और माई ऑर्डर करके पहली एंडोर्समेंट कर देगा। फाइन इनफ, दोनों ही तरीके से चलेगा। यहां तक हमें एक चीज समझ आई, प्रॉमिसरी नोट केस में दो पार्टीज होती हैं, एक मेकर होता है, एक पेई होता है। इस केस में तीन पार्टीज होती हैं, एक ड्रॉयर होता है, एक ड्रॉई होता है जो एक्सेप्टर बन जाता है, और एक साथ में पेई होता है। अगर मी और माई ऑर्डर, इसको हम बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन टू वंस ऑन ऑर्डर। इस एक्ट में सबसे बड़ी समस्या क्या है, इसकी भाषा। ये समझ आ जाती है, लेकिन जैसे ही किताब खुलती है बंदा कहता है चल क्या रहा है। तो ये जो मैंने मी और माई ऑर्डर वाला लिखा है, इसको लॉ क्या बोलता है, इट्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन टू वंस ऑन ऑर्डर। यानी कि ड्रॉ करते समय ड्रॉयर कह रहा है मेरे ऑर्डर पे पेमेंट होगी, मी और माई ऑर्डर। और दूसरा केस क्या हो सकता है, जब ये सीधा ही पेई या उसके ऑर्डर पे ड्रॉ किया जाता है, दैट मींस अब वो अपने ऑर्डर पे ड्रॉ नहीं करता। जब वो वंस ऑन ऑर्डर पे होगा तो उस केस में ड्रॉयर और पेई एक ही व्यक्ति होगा। अगर इट वाज समवंस एल्स ऑर्डर पे होगा तो ड्रॉयर और पेई अलग अलग व्यक्ति होंगे। दो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्लियर हो गए।
प्रॉमिसरी नोट हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज नोट हो गया। आइए चेक पे आए जरा। सर में से पेपर में कुछ आता है? कुछ नहीं आता है, ये सिर्फ बेसिक चल रहा है अभी, क्योंकि अगर ये ना क्लियर हुआ तो आगे की कहानी तो आप सीट के ऊपर खड़े हो जाए तो भी आपके ऊपर से ही जाएगी, क्योंकि वो तो कोई चांस नहीं है कि अंदर चला जाएगा कुछ भी। तो दिस कंसेप्ट हैव टू बी वेरी क्लियर फर्स्ट ऑफ ऑल। इसी वजह से बड़ा थोड़ा सा मुश्किल लगता है, ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो वीक रह जाती है। वापिस आइए, एक एग्जांपल में तीनों चल रहे हैं। प्रॉमिसरी नोट में क्या होता है, इसने प्रॉमिसरी नोट बनाया था। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या हुआ था, इसने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया था, इसने एक्सेप्ट किया था। ये अपने ऑर्डर पर भी कर सकता है, किसी और के ऑर्डर पर भी कर सकता है। हमने बस इतना ही पढ़ा अभी तक, वैसे जो मैंने एक लाइन में समराइज कर दिया। अब आगे चलें। इस केस में इस बार ए ने क्या कहा, ना मैं प्रॉमिसरी नोट ले रहा हूं, ना मैं बिल ऑफ एक्सचेंज क्या कर रहा हूं, मैं साथ के साथ पेमेंट कर रहा हूं, ये पकड़ चेक। ऐसा भी होता है दुनिया में, ऐसा ही होता है दुनिया में। ये प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज तो किताबों में चलते हैं, रियलिटी में यही होता है कि ये क्या कहता है, ले चेक ले जा पेमेंट के लिए। ठीक है, भरवाइए जरा एक चेक को, भरवाइए बेटा चेक को जरा। पे टू, किसका नाम लिखूंगा, बी, और बी, काटे या ना काटे, काट लेते हैं, अब सीख ही गए हैं तो काट लेना चाहिए। पे टू बी और खत्म हो गया। अ सम ऑफ रुपीज 10,000। अकाउंट नंबर किसका होता है यहाँ पे, कौन चेक बैलेंस चेक ड्रॉ कौन कर रहा होगा, ए यहाँ साइन करेगा, उसका अकाउंट नंबर भरा हुआ होता है 99%। पुरानी चेकबुक में खाली होता है वो भर लेता है, बस इतना ही भरते हैं। डन, डाल लेना डेट यार, वो बाद में हो आ जाएंगे, 2 लाइनें भी डल जाएंगी, उसके अंदर भी कुछ लिखूंगा। तुम जहां तक सोच रहे हो मुझसे आगे जाऊंगा, टेंशन मत लिखो। नामकरण करें। अच्छा चलो छोड़ो, नामकरण बाद में करेंगे। ये चेक प्रॉमिसरी नोट जैसी भाषा लिख रहा है या बिल ऑफ एक्सचेंज जैसी भाषा लिख रहा है, इसमें प्रॉमिसरी नोट जैसी भाषा आ रही है या बिल ऑफ एक्सचेंज जैसी आ रही है, बिल ऑफ एक्सचेंज जैसी आ रही है। एक्चुअल में चेक बिल ऑफ एक्सचेंज ही होता है, जिसमें कुछ नहीं हो रहा होता। एक कस्टमर अपने बैंक को ऑर्डर कर रहा होता है, जो पैसे तुमने मुझे देने हैं वो मुझे ना देके किसी और को दे दो। ऐसी कहानी बिल ऑफ एक्सचेंज में भी हुई थी। किसी ने किसी को ऑर्डर किया था कि जो पैसे मुझे देने हैं वो मुझे ना देकर सी को दे दो। यहां कहानी यही हुई थी। बी ने ऑर्डर किया था किसको, ए को, अपने डेटर को, कि भैया पैसे मुझे मत दे, सी को दे दे। दोनों में रिलेशन क्या था, डेटर क्रेडिटर वाला। यहां आ जाएं, ए ऑर्डर दे रहा है किसको, बैंक को। क्या सेम रिलेशन नहीं है, क्या सेम रिलेशन नहीं है, बैंक भी मेरा डेटर होता है, असेट साइड बैंक, और बैंक के लिए मैं क्रेडिटर होता हूं, पासबुक क्रेडिट बैलेंस, सेम रिलेशन है। वहां भी क्या हो रहा होता था, क्रेडिटर डेटर को ऑर्डर कर रहा होता था पेमेंट कर, और डेटर हाथ जोड़ के कहता था बोलो किसको करूं। यहां भी यही कहानी होती है। आप क्रेडिटर, बैंक के कस्टमर बैंक को ऑर्डर कर रहे होते हैं मेरे डेटर पेमेंट कर, वो कहता है किसको करूं, मैंने कहा बी को कर।
मिलता जुलता दिखाई देता है, नामकरण कर दें फिर जरा इनके। ये क्या बुलाया जाएगा? ड्रॉयर बुलाया जाएगा। ये क्या बुलाया जाएगा? पेई बुलाया जाएगा। ड्रॉई कौन है? पक्का बैंक है? ड्रॉई इज द बैंक। क्या चेक में भी 3 पार्टीज होती हैं? यस, क्योंकि चेक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है तो 3 पार्टीज पक्की होंगी। नंबर 1 ड्रॉयर होता है, हमारे एग्जांपल में कौन था? ए। अच्छा, समझदारी से बताएंगे, ड्रॉई में एक खासियत होगी, ड्रॉई में एक खासियत होगी चेक में। अरे बोलो यार, ये हमेशा ही बैंक होगा। अभी पहुंचे नहीं हो उस लेवल तक। ड्रॉई हमेशा ही बैंक होगा चेक के केस में, अगर आप समझें तो इट विल ऑलवेज बी अ बैंक। और इसलिए हम हमेशा बोलते क्या है, चेक के साथ एक टर्म ही जुड़ गई है, ड्रॉई बैंक, क्योंकि चेक के केस में ड्रॉई और कोई हो ही नहीं सकता, वो हमेशा बैंक होगा। बैंक का कस्टमर ड्रॉयर होगा और बैंक के ऊपर ऑर्डर पास किए चले जा रहा होगा, पेमेंट कर दे। तीसरी पार्टी कौन होती है? पेई। ये पेई कहां से डिसाइड होता है? ये ड्रॉयर डिसाइड करता है कि मुझे चेक के अंदर किसका नाम भरना है। क्या वहां पे पेई ड्रॉयर डिसाइड करता था? बिल्कुल करता था। वहां क्या कहता था? मुझे दे दो या सी को दे दो। अच्छा सर, यहां पर तो 3 पार्टीज अलग अलग दिख रही हैं। यहां हमने देखा था कि ड्रॉयर और पेई एक व्यक्ति भी हो सकता है। क्या चेक में भी ऐसा हो सकता है? क्या चेक में भी ड्रॉयर और पेई एक ही व्यक्ति हो सकता है? कैसे होता है? कभी सुना है सेल्फ का चेक? उसमें क्या लिखते हैं हम? पे टू सेल्फ। मी भी लिखें चलेगा। उसमें बेसिकली क्या कह रहे होते हैं बैंक को, किसी और को क्यों दे रहा है, मुझे ही दे दे। आप बेसिकली जब विड्रॉल स्लिप ले जानी भूल जाते हैं तो यह तरीका चलता है। टेक्निकली क्या हो रहा है, बैंक को ऑर्डर दे रहे हैं, बैंक को कहता है जब मैं तुम्हारे कहने पे किसी और को दे देता हूं, अब तो साक्षात तुम सामने खड़े हो, तुम्हें कैसा नहीं मना कर सकता हूं। तो पॉइंट इज, आप उसलिए उसके अंदर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। क्या कहानी बिल्कुल सेम चल रही है? बिल्कुल सेम कहानी चल रही है। सर एक समस्या है, वहां एक एक्सेप्टर होता था, यहां एक्सेप्टर नहीं दिख रहा। वहां क्या होता था? ड्रॉयर जाता था ड्रॉई के पास, ड्रॉई कहता था हां ला मैं एक्सेप्ट कर देता हूं। बैंक में ऐसा होता है? आप बैंक के पास चेक लेके जाते हो, बैंक कहता हाँ ला मैं एक्सेप्ट कर देता हूं। मैंने कहा नहीं एक्सेप्ट नहीं, पेमेंट करो। इससे एक फर्क समझ आना शुरू होगा। भले बिल आप कह दो कि चेक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, लेकिन हूबहू बिल ऑफ एक्सचेंज भी नहीं होता है। पहला डिफरेंस, हम ड्रॉई हमेशा बैंक होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई कोई भी हो सकता है। नंबर 2, बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में ड्रॉई हमेशा एक्सेप्टेंस देता है, चेक के केस में ड्रॉई कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं देता है। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ एक्सेप्टेंस बाय द बैंक। आप सीधा सीधा ड्रॉ करते हैं और पेई को पकड़ा देते हैं। बैंक को तो पता भी बाद में चल रहा होता है कि मेरे ऊपर चेक ड्रॉ हो गया। बिल ऑफ एक्सचेंज में ऐसा होता था? नहीं, बिल ऑफ एक्सचेंज में पहले ही पता होता था ड्रॉई को कि एक्सेप्टेंस की है मैंने। यहां बाद में पता चल रहा होता है कि हो गया जी, मेरे पास कोई चेक लेके आया खड़ा, वो पेमेंट कर देता है। सो दीज आर द 3 थिंग्स हमने किया, पार्टीज हमने डिफाइन कर दी। नंबर 1 प्रॉमिसरी नोट में मेकर और पेई, नंबर 2 बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉयर, एक्सेप्टर, एंड नंबर 3 इज नोन एज द पेई। चेक के केस में ड्रॉयर, ड्रॉई एंड पेई। ड्रॉई हमेशा बैंक होगा, पेई और ड्रॉयर यहां भी चाहकर एक हो सकते हैं। अभी मैं उन बातों में नहीं जा रहा, क्या ड्रॉयर और ड्रॉई भी एक हो सकते हैं, क्या ड्रॉई और पेई भी एक हो सकते हैं? आराम आराम से चलेंगे, जितना समझ आ सकता है अभी उतना समझते हैं। हाँ, यह बात जरूर ध्यान में डाल दें, वो भी हो सकता है, ज्यादा जोर मत डालें, नहीं आएगा दिमाग में। चलिए थोड़ा सा आसान पार्ट कर लेते हैं, हैवी हो गया थोड़ा सा। अभी तक हमने बिल ऑफ एक्सचेंज और इनका प्रॉमिसरी नोट कैसे डिफाइन किया। दे कैन बी पेएबल टू बेयरर और दे कैन बी पेएबल टू ऑर्डर। एक क्लासिफिकेशन इनकी और है, प्रॉमिसरी नोट, ये तीनों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक और क्राइटेरिया पर भी डिवाइड किए जा सकते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ पेमेंट। अभी तक बात क्लियर हुई है? कोई डाउट है तो बताओ अभी तक का। कुछ लंबा चौड़ा किया नहीं हमने। 3 तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो बियरर हो सकते हैं या ऑर्डर हो सकते हैं।
तीनों में पार्टीज के नाम याद किए, दैट इज इट। अब मैं क्या कह रहा हूं, इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स को आप एक और क्राइटेरिया पर भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि आप कॉस्टिंग में करते हैं, वही कॉस्ट को चार चार क्राइटेरिया में अलग अलग नाम दिए बैठे होते हैं, चीज वही होती है लेकिन अलग अलग क्राइटेरिया में डिवाइड हो सकते होते हैं। तो हमने क्या कहा जी, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक टाइम ऑफ पेमेंट के हिसाब से दो तरह से डिवाइड हो जाते हैं। वन इज पेएबल ऑन डिमांड एंड द सेकेंड वन इज पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। ये पेएबल ऑन डिमांड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? पेएबल ऑन डिमांड इंस्ट्रूमेंट वो होता है जो कि जिस पार्टी की पे करने की जिम्मेवारी है, जिसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, पार्टी प्राइमरली लायबल टू पे। क्या वर्ड्स यूज किए मैंने? पार्टी प्राइमरली लायबल टू पे। अब फिर बताएंगे ये कौन होती है प्रॉमिसरी नोट के केस में। प्रॉमिसरी नोट के केस में पार्टी प्राइमरली लायबल टू पे कौन होती है? मेकर। क्योंकि सारी दुनिया भले मना कर दे, लास्ट में बात किसके ऊपर आ जाती है? मेकर साहब पेमेंट करिए, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत आप ही नहीं करी थी। बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में एक्सेप्टर, एक्सेप्टर, ठीक है जी। बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में एक्सेप्टर, चेक के केस में बैंक, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बता दें, अगर ड्रॉई पेमेंट नहीं करता तो क्या होता है? उसके अगेंस्ट केस फाइल होता है। यानी कि अगर पार्टी प्राइमरली लायबल टू पे नहीं करती, उसके खिलाफ सूट फाइल होता है। जब बैंक पे नहीं करता, बैंक के खिलाफ सूट फाइल होता है। मैंने आपको चेक दिया, ये चेक लेके बैंक के पास पहुंचे, बैंक ने चेक वापस दे के मारा, ने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा अकाउंट में पैसे नहीं है, हम नहीं दे सकते। ये बैंक को सूट फाइल कर देंगे? पंजाब नेशनल बैंक को कहेंगे ला पैसे दे मेरे? नहीं, ये किसके पास आ जाते हैं? मेरे पास। चेक में एक समस्या और दिखनी चाहिए। चेक कहने को बिल ऑफ एक्सचेंज है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज का एक नियम तोड़ रहा है। बिल ऑफ एक्सचेंज में पार्टी प्राइमरली लायबल टू पे कौन थी? ड्रॉई, एक्सेप्टर। चेक के केस में ड्रॉयर। बैंक कभी जिम्मेवारी नहीं उठाता, वो कहता है जब पैसे हैं ही नहीं तो कहां से दूं? जिसका खाता है उससे जाके बात करो ना, पेमेंट उससे लेनी थी। तो इससे एक चीज और समझ आती है, पार्टी प्राइमरली लायबल टू पे बदलती हैं। प्रॉमिसरी नोट के केस में मेकर होती है, बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में एक्सेप्टर होती है, एंड चेक के केस में ड्रॉयर होती है। बिकॉज दे आर ही इज द वन हु अल्टीमेटली विल हैव टू पे। बैंक अपनी जेब से नहीं दे देगा, कोई बात नहीं मेरे कस्टमर ने पे नहीं किया, मैं बैठा हूं ना, मैं देता हूं। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। तो यानी कि अल्टीमेट जिम्मेवारी किसकी है? ड्रॉयर की। अब आ जाइए इसके ऊपर, पेएबल टू डिमांड क्या होता है? पेएबल टू डिमांड ये होता है कि जब पर्सन प्राइमरली लायबल टू पे है, उसके से जब पेमेंट मांगी जाएगी वो तब देगा। यानी कि मेकर के सामने जब इंस्ट्रूमेंट ले जाया जाएगा वो तब पे कर देगा। एक्सेप्टर के सामने जैसे ही इंस्ट्रूमेंट ले जाया जाएगा वो तब पे कर देगा। और बैंक के चेक के केस में बैंक के सामने जब ले जाया जाएगा वो तब पे कर देगा। अब इसमें एक समस्या समझें, वापिस आ जाए जरा इंस्ट्रूमेंट्स पे। प्रॉमिसरी नोट कहां गया हमारा? ये रहा, ठीक है जी। इस केस में सिंपल सा था, आई प्रॉमिस टू पे बी और ऑर्डर अ सम ऑफ ₹10,000। ए ने साइन करके दिया था, पेमेंट मांगने कौन आएगा? बी मांगने आएगा। मान लीजिए ये इंस्ट्रूमेंट 1 जनवरी 2018 को ड्रॉ किया गया, 18 भी क्यों बेटा, जब 19 में बैठे हैं तो 19 की बात करते हैं। 1 जनवरी 2019 को ड्रॉ किया गया। ए इसकी पेमेंट मांगने 4 दिन बाद जाके खड़ा हो गया और कहता है लाओ पेमेंट दे, सॉरी बी इसकी पेमेंट जाके 4 दिन मांगने खड़ा हो गया कि लाओ इसकी पेमेंट दे दीजिए। ए पेमेंट कर देगा? क्यों नहीं करेगा? कुछ लिखा हुआ है। उसने क्या कहा था? 6 महीने बाद मैं पेमेंट करूंगा। ये पेएबल ऑन डिमांड है? नहीं, ये पेएबल ऑन डिमांड नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है जब बी पहुंच जाएगा वहां उठा के पेमेंट करना शुरू कर देगा। नो,
उसने कहा 6 महीने बाद आओगे तो पक्का पे करूंगा, उससे पहले आओगे तो चाय पिला के वापस भेजा दूंगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। यही कहानी यहां थी। पे टू मी और माई ऑर्डर, पे टू सी और ऑर्डर सी जाए, खुद जाए, ए कब पे करेगा? अगर 6 महीने बीत चुके हैं तो चेक पे आ जाइए। आपने लिखा पे टू बी और ऑर्डर बी, अगले दिन क्या उसी समय चेक पकड़ा नहीं और सीधा जाके आईसीआईसीआई बैंक में खड़ा हो गया, जरा करना पेमेंट, आईसीआईसीआई बैंक मना कर देगा? दे विल हैव टू मेक पेमेंट, क्योंकि इसमें एक समस्या है। यहां पे टू पे, यहां कुछ वर्ड्स गायब हो गए। वहां लिखा हुआ था 6 months आफ्टर डेट, यहां तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। चेक में लिख सकता हूं मैं ऐसे वर्ड? लिख ही नहीं सकता। चेक इज ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड, यानी कि जैसे ही चेक की पेमेंट के लिए मांगा जाएगा बैंक पेमेंट करेगा। वो ये नहीं कह सकता कि 3 महीने बाद आना, 4 महीने बाद आना, क्योंकि ये चेक 3 महीने बाद का पेएबल है। इट कैन नॉट बी मेड पेएबल 2 months आफ्टर डेट, 3 months आफ्टर डेट। अच्छा, प्रोमिसरी नोट को पेएबल ऑन डिमांड बना सकता हूं? बना सकता हूं, ये काट देता हूं। आई प्रॉमिस टू पे बी और ऑर्डर ए सम ऑफ रुपीज 10,000, बस इतना लिख दिया। कब? कुछ नहीं लिखा। लॉ क्या कहता है? ये पेएबल ऑन डिमांड है। जब फिर बी आके खड़ा हो जाएगा तब पेमेंट कर देना, और ज्यादा खुल के बोलना है तो लिख दीजिए व्हेन एवर डिमांडेड। ये तो फिर पूछने वाली बात ही ना रही। पूछने वाली बात तो ये रही थी सर कुछ ना लिखें, तो टाइम लिखेंगे तो अदरवाइज देन ऑन डिमांड हो गया, नहीं लिखेंगे तो इट इज ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड। क्या ये यहां भी हो सकता है? यहां भी हो सकता है। आप टाइम काट दीजिए, इट इज अगेन पेएबल ऑन डिमांड। चेक तो हमेशा पेएबल ऑन डिमांड ही होता है। तो पेएबल ऑन डिमांड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? जिसके अंदर टाइम ऑफ पेमेंट या मैच्योरिटी डेट मेंशन्ड नहीं होती। इसलिए इट कैन बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एट एनी टाइम। अच्छा, जब इसको प्रेजेंट करते हैं ना, अब इसको हम क्या बोलते हैं? इनको हम कहते हैं जैसे ही इनका मुखड़ा दिखा दिया जाएगा पार्टी प्राइमली लायबल टू पे को, यानी कि जैसे ही उसके सामने इंस्ट्रूमेंट ले जाया जाएगा he will have to pay it, इसलिए हम क्या बोलते हैं? they are payable at sight। payable at sight का मतलब जैसे ही मुंह दिखेगा इसका पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यही कहानी हमने इसके अंदर पढ़ी। जैसे ही प्रॉमिसरी नोट वापस आपके पास आ गया आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके ऊपर कोई डेट मेंशन नहीं थी। जैसे ही बिल ऑफ एक्सचेंज वापस आपके पास आएगा पेमेंट के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। और चेक तो हमेशा पेएबल एट डिमांड ही होता है। जैसे ही बैंक के पास जाता है बैंक पेमेंट करता है, इसलिए इसको एक लिए एक वर्ड और यूज किया जाता है, इट इज पेएबल एट साइट। दूसरा तरह का इंस्ट्रूमेंट जो कि पेएबल ऑन डिमांड नहीं होते उनके लिए वर्ड यूज कर दिया पेएबल अदरवाइज देन इन डिमांड। अदरवाइज ऑन डिमांड में क्या होता है? जनरली एक टाइम ऑफ पेमेंट मेंशन्ड होता है, 6 months आफ्टर डेट, 2 months आफ्टर डेट। या आप क्या बता रहे हैं? इससे पहले मत आना, ले भी आओगे तो मैं नहीं पे करूंगा। तो इसमें हमने क्या है? टाइम ऑफ पेमेंट मेंशन कर दिया। इसको हम एक बुक्स वाले कुछ को प्यार से नाम दे देते हैं, दीज आर ऑल्सो नोन एज टाइम्ड इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि इनके अंदर टाइम मेंशन होता है। कई बार क्या होता है? टाइम मेंशन नहीं होता या टाइम मेंशन होता है लेकिन वो अलग तरह से होता है। वो क्या बोलते हैं? मैं इसको 3 months आफ्टर डेट पे करूंगा। 3 months आफ्टर डेट का क्या मतलब है? कौन सी डेट? मैंने लिखा है यहां पे 3 months आफ्टर डेट। कौन सी डेट? ये वाली डेट जिस दिन ये ड्रॉ किया गया था। ऐसे ही यहां पे लिखूंगा तो 3 months आफ्टर डेट मींस ये वाली डेट। एक कई बार वो लिखते हैं 3 months आफ्टर साइट, 3 months आफ्टर साइट। इसका क्या मतलब है? जब उसको दिखाया जाएगा। प्रॉमिसरी नोट मैंने बना के दिया और उस पर लिखा
2 months आफ्टर साइट पे करूंगा। यानी कि अब इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले आओ मुझे दिखा के जाओ, मैं इस पे लिखूंगा सीन एट, एक डेट डाल दूंगा, वहां से 2 महीने काउंट होने स्टार्ट होंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में क्या ऑलरेडी ड्रॉई हमेशा देखता नहीं है बिल ऑफ एक्सचेंज को, पहले देखता है। प्रॉमिसरी नोट में क्या दिक्कत होती थी, वो दे देता था और उसको आगे पता ही नहीं होता था किस किस के हाथों में धक्के खाता फिर रहा है। समझ के देखे क्या कहानी होती थी, मैंने लिखा आई प्रॉमिस टू पे बी और ऑर्डर, मैंने साइन करके दिया बी को, बी आगे सी को दे रहा है, सी डी को दे रहा है, डी ई को दे रहा है, ई एफ को दे रहा है, मुझे घर बैठे एक तसल्ली है, अभी तक मेरे पास साइट के लिए आया नहीं है। एफ को क्या लगा, मुझे इसकी पेमेंट लेनी है, अब वो क्या करेगा, इसको लेके मेरे पास आएगा, मैं कहूंगा हां मैंने देख लिया, उस पर डेट डालूंगा, वहां से 2 महीने चालू। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, साइट का मतलब क्या होता है, एक्सेप्टेंस देना, क्योंकि आपके पास बिल ऑफ एक्सचेंज ऑलरेडी आता ही है। तो हम ये क्या कर सकते हैं, दिस कैन बी पेबल, कुछ इस तरह के वर्ड लिख सकते हैं, 3 months आफ्टर डेट, इस तरह की लैंग्वेज हो सकती है। देयर कैन बी लैंग्वेज लाइक 3 months आफ्टर साइट। साइट का मतलब हमने क्या देखा, प्रॉमिसरी नोट के केस में प्रेजेंट करना, बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में एक्सेप्ट करना। आगे चलें, कई कर सकते, कोई इशू नहीं, डेट वहां से काउंट होगी बस, उससे ज्यादा नहीं। हाँ बस, उसके अलावा कई बार हम क्या करते हैं, हम हरकतें करते हैं, जैसे कि हम इसकी पेमेंट करेंगे ऑन हैपनिंग ऑफ दिस इवेंट, वो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वाली भाषाएं, वो शिप आ गई, फलाना मर गया, उसकी शादी उसके साथ हो गई, तो वही वाले कॉन्ट्रैक्ट एड वाले एग्जांपल, क्या आई विल मेक अप, मैं आई प्रॉमिस टू पे दिस मच सम, प्रोवाइडेड वो शिप आ जाती है, प्रोवाइडेड ए सी से मैरिज कर लेता है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, लॉ सेज नो, यू कैन नॉट मेक इट डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ एनी कंडीशन। इनफैक्ट जब मैं आपको प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, उन्होंने पहला वर्ड ही क्या लिखा है, प्रॉमिसरी नोट इज एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, चेक इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर। तो पहला वर्ड ही वो क्या लिखते हैं, कंडीशनें नहीं लगानी, लेकिन फिर खुद ही कहते हैं एक कंडीशन है जो हम लगाना अलाउ करते हैं। लो है बेटा, क्या कर सकते हैं। उसने क्या कहा, कोई ऐसी कंडीशन जिसका होना या ना होना अनसर्टेन है, वो कंडीशन नहीं लगा सकते। जैसे ए की मैरिज सी से होगी, हो ना हो, शिप आएगी, आए ना आए, लेकिन मैं पेमेंट करूंगा ऑन द डेथ ऑफ ए। अब आप कहो ए मरे ना मरे, ऐसा नहीं होता। इट इज समथिंग विच इज सर्टेन टू हैपन, जिसका टाइम ऑफ हैपनिंग अनसर्टेन है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंडीशंस जो अनसर्टेन टू हैपन होती हैं एंड वो जिनका होना तो सर्टेन होता है लेकिन टाइम ऑफ हैपनिंग अनसर्टेन होती है। क्या ये कंडीशन लगा सकता हूं? लॉ कहता है ये कंडीशन लगा लीजिए। यानी कि अगर मैं कहूं आई प्रॉमिस टू पे ₹10,000 टू बी और ऑर्डर ऑन द डेथ ऑफ सी, डन, चलेगा, दिस इज नॉट कंडीशनल। 2 months आफ्टर द डेथ ऑफ सी, चलेगा। अब बैठ के इंतजार करते रहो, जिस दिन सी की डेथ होगी उसके 2 महीने बाद मेरे पास आ जाइएगा उसके लिए। तो दिस इज पॉसिबल। यानी कि यू कैन नॉट मेक इट डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट्स विच आर अनसर्टेन टू हैपन, बट यू कैन मेक देम डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट्स विच आर सर्टेन टू हैपन दो देयर टाइम ऑफ हैपनिंग इज नॉट नोन। उनके ऊपर आप इसको कर सकते हो ना। ऐसा इवेंट एक ही होता है, डेथ, जो पता होता है कि होनी ही होनी है, लेकिन कब होनी है पता नहीं है। तो जितने भी आपके एग्जाम्पल आएंगे वो यही आएंगे, डेथ पे किया है, डेथ के ऊपर 2 महीने बाद किया है। एक बार पेपर में क्वेश्चन क्या आया, बच्चा रट के जाता था घर से, डेथ मतलब चल जाता है काम। उसने क्या लिखा, आई प्रॉमिस टू पे अ सम ऑफ ₹10,000 टू बी ऑन सीज डेथ प्रोवाइडेड सी लीव्स मी इनफ असेट्स। क्या बोला उसने, आई प्रॉमिस टू पे अ सम ऑफ ₹10,000 टू बी ऑन सीज डेथ प्रोवाइडेड सी लीव्स मी इनफ असेट्स। अब सी की डेथ तो होगी, ये तो सर्टेन था, लेकिन जो दूसरे वाला पार्ट और घुसा दिया उसने, अगर वो मुझे मेरे लिए असेट्स छोड़ गया, नाउ इट इज अगेन अनसर्टेन।
क्या ये कंडीशन लगाई जा सकती है? नो, दिस इज अगेन अनसर्टेन। ये फिर ऐसे कंडीशनल की कैटेगरी में जाएगा। तो ये नहीं कि आंख बंद करके डेथ देखी नहीं और हो गए शुरू कि हमें तो आता है जी आंसर। तो ध्यान से बेटा, इंस्टीट्यूट है, कुछ भी करता है। चलिए यहां तक निपटा। हमने पेएबल ऑन डिमांड इंस्ट्रूमेंट देख लिए, पेएबल अदरवाइज ऑन डिमांड देख लिए। अब एक काम हम और करते थे, अगर आप पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड की बात करें तो अब एक समस्या और आएगी। मैंने 1 जनवरी 2018 को कह दिया आई विल पे टू बी और ऑर्डर ए सम ऑफ ₹10,000 3 months आफ्टर डेट। ये डेट ऑफ मैच्योरिटी निकाल दो। ये तो हम करते थे 11th क्लास में, 12th क्लास में, उससे पहले तो नहीं पढ़ा किसी ने। 11th 12th में ही आती थी सीधे कि बिल ऑफ एक्सचेंज की डेटें निकाल के दो। फिर एक नया कंसेप्ट आता था ग्रेस पीरियड, 3 दिन का ग्रेस पीरियड। वो सारी कहानी यहां करनी है। हो जाए शुरू हो जाए। पहले तो मुझे एक चीज बताएं, 3 दिन का ग्रेस पीरियड का क्या मतलब होता है? सर 3 दिन का ग्रेस पीरियड मतलब होता है 3 दिन का ग्रेस पीरियड होना। प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूं। शुरू हो जाए। 1 मार्च को एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया गया जो कि पेएबल है 20 days आफ्टर डेट। जान पूछ के करा रहा हूं ताकि नींद खुल जाए थोड़ी बहुत, मुझे पता आधे सो गए हैं। 1 मार्च को बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया गया, पेएबल 20 days आफ्टर डेट। निकालें जरा डेट। पहला सवाल, सर 1 को गिनना है, 1 को गिनना है या 2 से गिनती शुरू करनी है? क्यों? कौन सा लॉ में लिखा? पहली चीज दिमाग में आनी चाहिए, 1 को गिनना होता है या नहीं गिनना होता। लॉ कहता है जिस दिन से काउंटिंग शुरू करनी होती है, वो ऑन साइट वाली दिन हो सकती है, एट डेट वाली दिन हो सकता है, या ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट वाली डेट हो सकता है। उस दिन को छोड़ दें। यानी कि काउंटिंग स्टार्ट कहां से होगी? 2 तारीख से। अब करें 20 दिन काउंट। पहले तो 20 काउंट करें, ग्रेस को छोड़ दें, साइड करें ग्रेस को। कौन सी डेट बनती है? 21। अगर आप 20 डेज काउंट करें फ्रॉम 2 मार्च तो आपकी डेट क्या बनेगी? 21। ग्रेस पीरियड ऐड करें। 3 दिन या तीसरा दिन? 3 दिन तो फिर 25 होना चाहिए। बातों से ऐसे मुकरते हैं, अभी कहते हैं 3 दिन, फिर कोई बोला नहीं तीसरा दिन। कोई तो स्टैंड रखो। समस्याएं आपके सामने जानबूझकर प्रस्तुत की जा रही हैं। पहली समस्या की थी पहला दिन काउंट करना होता है कि नहीं, वो सेटल हो गया, काउंट नहीं करना। अब दिक्कत क्या है? 3 दिन का ग्रेस या तीसरा दिन पे करना होता है? तीसरा दिन पे करना होता है। दैट मीन्स मैच्योरिटी डेट क्या होगी? 24, 22, 23, 24 को पे करना है। यानी कि 23 रात से सर पर बंदूक टंग गई। तो ये 3 दिन है ऐसा नहीं होता, 3rd डे पे करना होता है, ऐसा होता है। दूसरी बात और क्लियर हुई? 21 तो बड़ा आप गिन चुके थे ना उसके 20 के अंदर। आगे चलते हैं, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, टेंशन ना लें। आइए चलो ये कभी और सिंपल सा और निकाल लो कोई। 1 अप्रैल को बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ होता है, पेएबल 20 डेज, 20 डेज को बोलते हैं 15 डेज आफ्टर डेट। करिए जरा इसको। 19 बस सबका आना चाहिए बेटा, ऐसे नहीं। 19 पक्का? 18 वाले कोई? 20 वाले? इससे ज्यादा गलती नहीं होती। 18 या 20 ही आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। 16th, 17th, 18th, 19th। अब सिंपल करने का तरीका, जो डेट दी हुई है मैथमेटिकली उसके अंदर नंबर ऐड कर दें। हमेशा वो फर्स्ट डे इग्नोर हो जाता है। अगर आप एक दिन एक तारीख को पूछ रहे हैं, एक दिन का पूरा होगा तो 2 को पूरा होगा। कैसे आया? 1 + 1। तो आप जब भी डेट ऐड करते हैं तो वो दिन छोड़ते हैं आप। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। तो अगर आप 1 तारीख के अंदर 15 दिन ऐड कर रहे हैं
तो 16 बोल रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली एक को इग्नोर कर रहे हैं। उसके बाद आप क्या बोलेंगे, 3 दिन और 16, 17, 18 और 19 को इज द मैच्योरिटी डेट। आगे चलें। 30th अगस्त 3 months आफ्टर डेट। हाँ नहीं 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 नहीं, समस्याएं और हैं बीच में। मंथ 30 का होता है, हाउ डू यू काउंट मंथ्स? उन्होंने कहा जी जो डेट है उससे नेक्स्ट मंथ की कॉरस्पॉन्डिंग डेट मंथ होता है। ठीक है जी, यानी कि एक मंथ कब हुआ, 30th सितंबर को। 2 मंथ कब हुए, 30th अक्टूबर को। 30th अक्टूबर को कॉरस्पॉन्डिंग डेट, कुछ समझाने के लिए कर रहा हूं, टाइम पास नहीं कर रहा था, मुझे पता है इतना करना आप लोगों को आता है। 30th अक्टूबर इज द सेकेंड मंथ। थर्ड 30th नवंबर, 3 दिन और जोड़ दें, 3rd दिसंबर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। 31 अगस्त को बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया जाता है, 3 months आफ्टर डेट। 31 अगस्त को किया जाता है, 3 months आफ्टर डेट। सर रूल बनाते नहीं हो, पहले तोड़ मारते हो। 1 महीना कब पूरा होगा, क्या रूल था? अब कहां से लाऊं 31? तो रूल पूरा क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग डे, और अगर वो डे नहीं है तो लास्ट डे। ठीक है जी, निकालें डेट। 30th सितंबर, 31st अक्टूबर, 30th नवंबर और 3 दिन 3rd दिसंबर। लॉ की विडंबना देखिए, 30th को ड्रॉ करें या 31st को ड्रॉ करें, दोनों में मैच्योरिटी डेट एक ही आती है। क्योंकि एक समस्या है ये वाला, ये जो हमने हरकत करी है ना, एक में 31 गिन लिए हैं और एक में 30 गिन लिए हैं, ये ही समस्या को पैदा कर रहा है, क्योंकि लॉ लिखा ही ऐसा हुआ है। तो ये चीज मैं आपको दिखाना चाहता था कि एक दिन बाद करने पर भी बिल ऑफ एक्सचेंज की मैच्योरिटी डेट वहीं की वहीं खड़ी हुई है। आगे चलिए। 30 जनवरी को बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया गया, 1 महीने के लिए। हाँ, 28 को खत्म करेंगे, 28 है महीना खत्म, कुछ नहीं कर सकते हम। 1st 2nd 3rd मार्च। फर्स्ट जून 2000, छोड़ो डेट का, ईयर का क्या करना है। पेबल 120 days आफ्टर डेट। अब करें, ये किसने कह दिया कि मंथ में ही बात होगी, दिनों में भी बात हो सकती है। यहां एक्चुअल में रूल चेक हो जाएगा कि डेटें कैसे ढंग से कैलकुलेट करने आती हैं कि नहीं आती। आने दो बेटा, डेट आने दो पहले सबकी, थोड़े लोग। करूं शुरू, जून के कितने दिन, जून के कितने दिन, बस इतना बताओ। 29, 30, 1 जून छोड़ा जाएगा। उसके बाद जुलाई, अगस्त के, सितंबर के बचेगी 29 थे हमारे पास दिखाने के लिए, तो हम 29 सितंबर तक पहुंच गए थे। फिर 30th सितंबर, 1st 2nd, महात्मा गांधी जी की याद आई होगी। साथ ही साथ एक समस्या और भी समझ,
अब मुझे ये बताएं ये आगे जाती है या पीछे जाती है, ये कैसे डिसाइड होता है? कैसे डिसाइड होता है? रटना होता है, कोई लॉजिक होता होगा इसके पीछे। क्यों नेशनल हॉलिडे प्रीवियस क्यों होते हैं? क्यों? सिंपल सा बेटा, जो बात पहले से पता है उसके लिए आपको बेनिफिट नहीं दिया जाता, वो एक दिन प्रीसीडिंग चला जाता है। कौन सा डे? प्रीसीडिंग डे या प्रीसीडिंग वर्किंग डे? प्रीसीडिंग डे या प्रीसीडिंग वर्किंग डे? ऐसे ही लिख दिया होगा वर्किंग वर्ड तो फिर उन्होंने मजाक मजाक में नहीं। अब समस्या कहां आएगी? संडे। संडे को क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट छुट्टी मानता है या नहीं मानता है? मानता है। यानी कि अगर मेरी मैच्योरिटी डेट संडे को फॉल करती है तो फिर प्रीसीडिंग डे, और अगर गलती से 1 अक्टूबर को संडे निकल आया तो 30 सितंबर। समस्या समझ आई है? पहले तो मैंने पूछा क्या है, 2 अक्टूबर को मान लीजिए सोमवार है, फिर 1 अक्टूबर सर संडे, फिर 30 सितंबर। यानी कि उन्होंने पीछे लिखा क्या है? प्रीसीडिंग वर्किंग डे। बात क्लियर कर रहे हैं, ज्यादा क्लियर वो क्या करें आपके लिए? प्रीसीडिंग वर्किंग डे। 30 सितंबर को वैसे छुट्टी थी कि पब्लिक हॉलिडे? पब्लिक हॉलिडे इतनी ही होती है बस जितनी उन्होंने लिखी हुई है। हम इमरजेंसी पे आ जाएंगे। फिर इमरजेंसी में उन्होंने क्या लिखा है? फिर क्या वर्ड्स लिखे होंगे समझ के बताएं। नेक्स्ट सक्सीडिंग बिजनेस डे, वो भी समझदार हैं, उन्होंने वर्ड क्या लिखा है? नेक्स्ट सक्सीडिंग बिजनेस डे। तो अगर इमरजेंसी हॉलीडे है तो अगला वर्किंग डे, अगर पब्लिक हॉलीडे है तो पिछला वर्किंग डे, और संडेज पब्लिक हॉलीडे होती हैं। अब बाकी मैथमेटिक्स आप खुद लगा लीजिएगा, ज्यादा मुश्किल वो नहीं करेगा पेपर के अंदर, वो सिर्फ इतना ही रूल चेक करता है कि इमरजेंसी के केस में नेक्स्ट सक्सीडिंग वर्किंग डे, और पब्लिक हॉलीडे के केस में प्रीवियस वर्किंग डे। एक साइट वाला भी करा दूं, उसमें कुछ नया नहीं होगा, साइट की डेट देनी पड़ेगी मुझे आपको। ले लीजिए, 1 जनवरी को बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ हुआ, पेबल 20 डेज आफ्टर साइट। इंफॉर्मेशन कंप्लीट है? नहीं, मुझे आपको जो बताना पड़ेगा साइट कब हुई। साइट हुई 5 जनवरी को। अब आपके लिए कोई लंबा थोड़ा मुश्किल नहीं है, 20 दिन ऐड करिए, 28 जैन इज द डेट। डन, इससे ज्यादा रूल्स नहीं है कराने के लिए। आगे करने सारे के सारे निकल जाएंगे डेटें पेपर के अंदर। एक्सपेक्ट देम इन ऑब्जेक्टिव में, जो ऑब्जेक्टिव के आपके 30 मार्क्स आने हैं उनके लिए बेस्ट क्वेश्चन हैं। वो डेटें बनाएंगे और क्या नीचे 4 ऑप्शन दे देंगे मिलते जुलते, एक दिन आगे पीछे वाले, और कहेंगे टिक कर दीजिए करेक्ट को। पहले वो स्पेशल 4 नंबर क्वेश्चन बनाते थे, 4 क्वेश्चन बनाने पड़ते थे। नाउ दे हैव द लीवे कि वो एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव के अंदर। नेगोशिएबल में यही कुछ ऑब्जेक्टिव बनते हैं। सो वी आर डन विद दिस। अच्छा, जो दो बातें मैंने आपको बताई, इमरजेंसी हॉलीडे वाली और पब्लिक हॉलीडे वाली, दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 25। सेक्शन 25 ये बताता है कि आपका जो पब्लिक हॉलीडे है इस केस में प्रीसीडिंग वर्किंग डे पे पेमेंट होगी, और इमरजेंसी हॉलीडे के केस में सक्सीडिंग वर्किंग डे पे होगी। सेक्शन 24 टॉक्स अबाउट कि जब भी डे कैलकुलेट करना होता है, देन डे ऑफ साइट या डे ऑफ डेट, डे ऑफ साइट या डे ऑफ इवेंट, तीनों को एक्सक्लूड किया जाता है। ये दोनों रूल जो मैंने आपको बताए हैं सेक्शंस में लिखे हुए हैं। 24 सेज कि डेट, डे ऑफ डेट, डे ऑफ साइट या डे ऑफ इवेंट, जो भी आप देख रहे हैं 6 months आफ्टर डेथ, तो डेथ वाला डे इग्नोर करना पड़ेगा आपको। दे ऑल हैव टू बी इग्नोर। रूल आपको समझ आएगा जब उसमें आप दिन ऐड करते हैं तो दे ऑटोमेटिकली इग्नोर हो जाता है। देन 25 ने क्या बोला था कि इन केस ऑफ पब्लिक हॉलीडेज प्रीसीडिंग वर्किंग डे, इन केस ऑफ इमरजेंसी हॉलीडेज सक्सीडिंग बिजनेस डेज के ऊपर काम करेंगे। चलिए, द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, there are certain exceptions which are given by section 31 of the RBI Act. सेक्शन 31 ऑफ द आरबीआई कुछ बातें बोलता है जो कि हमारे एक्ट की भाषाओं को या डेफिनेशंस को हिलाना शुरू करते हैं। क्या कहता है सेक्शन 31?
सेक्शन 31 कहता है कि नो पर्सन इन इंडिया अदर देन RBI or central government can make a promissory note payable to bearer। उसने कहा है कि इंडिया के अंदर कोई भी व्यक्ति, एक नोट दो, कोई करेंसी नोट, 10 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, कुछ तो होगा जेब में। बट उन्होंने कहा कि प्रॉमिसरी नोट नहीं बनाना जो कि पेएबल टू बेयरर हो। क्यों कहा होगा ऐसा? क्योंकि ऐसा प्रॉमिसरी नोट भारत सरकार ने बना रखा है। पढ़ें, कुछ लिखा हुआ है इसके ऊपर। आ रहा है, टेंशन ना लो, पढ़ा जाता है। क्या लिखा हुआ है? आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर अ सम ऑफ ₹10। कैसी भाषा है? प्रॉमिसरी नोट वाली। क्या लिख रहा है? आई प्रॉमिस टू पे। कौन लिख रहा है? ये गांधी जी लिख रहे हैं? नहीं, ये नीचे गवर्नर साहब के सिग्नेचर किए हुए हैं। उस समय कौन थे गवर्नर साहब? बेटा सुब्बा राव थे। तो आप समझे, ये इन्होंने प्रॉमिस किया था आपको कि मैं एक प्रॉमिसरी नोट लिख के दे रहा हूं कि कोई भी मेरे पास ये ले आएगा उसको 10 रुपए अदा किए जाएंगे। आप समझे, वरना इस कागज के टुकड़े की कोई वैल्यू नहीं है। लेके फिरते हो गांधी जी की फोटो, कोई मतलब नहीं है उसका। इसमें गांधी जी की फोटो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ये गवर्नर साहब के सिग्नेचर इंपॉर्टेंट है। आज के नोट्स के ऊपर आपको रंग बिरंगे जो नोट आए हैं उर्जित पटेल साहब का सिग्नेचर मिल जाएंगे उनके ऊपर। तो उस सबके ऊपर क्या लिखा हुआ है? सब में भाषा एक जैसी है। आई प्रॉमिस टू पे अ सम ऑफ ₹this much। उन्होंने कहा जी यही अथॉरिटी अगर हमने बाहर किसी और को दे दी, क्या प्रॉमिसरी नोट बेयरर इशू कर लीजिए, तो वो भी करेंसी नोट बन जाएगा। कैसे? मैंने लिख के दिया आई प्रॉमिस टू पे अ बेयरर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट ₹2000। आपके पास कागज का टुकड़ा, मैंने इनको दिया, इन्होंने आगे पकड़ा दिया, उन्होंने उससे आगे पकड़ा दिया, उन्होंने उससे आगे पकड़ा दिया। बेसिकली आप नोट क्यों घुमाए जा रहे हो मार्केट के अंदर? क्योंकि आपको ट्रस्ट है कि गवर्नर साहब मुकरेंगे नहीं। यही ट्रस्ट अगर मेरे पे आ गया किसी दिन, तो मेरे लिखे हुए कागज भी दुनिया में चलने लग जाएंगे। मैंने कहा सर आप पे कौन ट्रस्ट करेगा? कोई बात नहीं, अंबानी साहब पे तो करोगे। मुकेश अंबानी साहब लिख के दे देते हैं कि मैं प्रॉमिस करता हूं जो भी एक कागज का टुकड़ा ले आएगा मैं उसको 10,000 रुपए दे दूंगा, वो मार्केट में पक्का करेंसी बन जाएगा। मैं क्या कहूंगा, ये लो मुकेश अंबानी साहब से ले लेना, इसके पहले 10,000 का फोन दे दो मुझे। आपको भी क्या लगता है? मुकेश अंबानी साहब 10,000 तो दे ही देंगे। जितना विश्वास है बेटा आप RBI गवर्नर पे करते हैं, 10,000 के लिए उतना विश्वास तो आप मुकेश अंबानी साहब पर भी कर सकते हैं। और यही कारण था जब गवर्नमेंट ने कहा कि प्रॉमिसरी नोट पेएबल टू बेयरर इशू नहीं करने दूंगी, क्योंकि अगर प्रॉमिसरी नोट पेएबल टू बेयरर इशू होने शुरू कर हो गए तो वो मार्केट में इस करेंसी को रिप्लेस करना शुरू कर देंगे। और अगर वो मार्केट में करेंसी को रिप्लेस करना शुरू कर दिए तो गवर्नमेंट के पास एक ही तो अथॉरिटी होती है जो उसको गवर्नमेंट बना के रखती है, कि उनके पास पैसा होता है। They are the one who have the authority to issue currency। और आप समझे ये वाली गवर्नमेंट तो वैसे ही इस पावर का दिल खोल के यूज कर रही है कि ये रंग मुझे अच्छा नहीं लगा, ये साइज मुझे अच्छा नहीं लगा, तो आप समझे दे आर फुल कंट्रोल, दे कैन डू एनीथिंग विद द करेंसी। और हम बेचारे लोग मानते हैं, क्योंकि हम लोग उनको सरकार मानते हैं, तो सरकार के पास अथॉरिटी है। समझे, मुकेश अंबानी साहब ने क्या बोला होता? छोड़ो इनके रंग बिरंगे नोट, मैं अपना अच्छा सा रंग का नोट निकाल कर देता हूं, आप वो ले लेते। पॉइंट इज उनके पास ये पावर नहीं है, इसलिए वो नहीं निकाल पा रहे, नहीं तो प्रॉमिसरी नोट निकल गए होते बेयरर। तो प्रॉमिसरी नोट बेयरर नहीं हो सकते, पेएबल टू बेयरर नहीं हो सकता। तब उसके बाद उन्होंने बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में कुछ बोला। उन्होंने कहा जी बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल टू बेयरर ऑन डिमांड नहीं हो सकते। बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल टू बेयरर ऑन डिमांड नहीं हो सकते। प्रॉमिसरी नोट के लिए क्या बोला था? पेएबल टू बेयरर नहीं हो सकते। आई प्रॉमिस टू पे बेयरर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट 10,000 व्हेन एवर डिमांडेड। आई पेएबल, अच्छा चेक के ऊपर, नोट के ऊपर लिखा होता है कितने समय बाद पे करेंगे? इससे क्या मतलब निकलता है? वो पेएबल ऑन डिमांड है।
और आप समझते हैं इसलिए जब भी नोट आता है उसकी वैल्यू चलती है मार्केट के अंदर। अच्छा, दूसरी बात, आई प्रॉमिस टू पे अ सम ऑफ ₹10,000 वेन एवर डिमांडेड, ये भी नहीं हो सकता। आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट 10,000 6 months आफ्टर डेट, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि लॉ ने बेयरर इंस्ट्रूमेंट ही बंद किया हुआ है, तो फिर वो पेबल ऑन डिमांड हो या पेबल अदरवाइज देन डिमांड हो, हार्डली मैटर्स। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या बंद किया? पेबल ऑन बेयरर ऑन डिमांड। क्या मैं लिख सकता हूं पे टू द बेयरर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट 10,000 रुपीज 6 months आफ्टर डेट? चलेगा। दिस इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय आरबीआई एक्ट। आरबीआई एक्ट ने क्या रोका है? पेबल टू बेयरर ऑन डिमांड, पेबल टू बेयरर अदरवाइज देन डिमांड हो सकता है। पहले समझा, 4 तरह के होंगे, बेयरर ऑन डिमांड, बेयरर अदरवाइज देन ऑन डिमांड, ऑर्डर ऑन डिमांड, ऑर्डर अदरवाइज देन ऑन डिमांड। प्रॉमिसरी नोट के केस में क्या बंद है? ये दोनों बंद है। या तो वो ऑर्डर पेबल ऑर्डर होगा ऑन डिमांड, ऑर्डर अदरवाइज देन ऑन डिमांड, बेयरर वो हो ही नहीं सकता। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या बंद हुआ है? सिर्फ एक बंद हुआ है, वो बेयरर ऑन अदरवाइज देन ऑन डिमांड हो सकता है, ऑर्डर ऑन डिमांड हो सकता है, ऑर्डर अदरवाइज देन ऑन डिमांड हो सकता है। चेक। यहां उन्होंने ये नहीं बताया क्या बंद है, वो कहते हैं सब कुछ बंद है, एक चीज खुला है, इट शुड ऑलवेज बी पेबल ऑन डिमांड। अब अगर वो पेबल ऑन डिमांड है तो फिर वो 2 तरह का हो सकता है, बेयरर भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है। तो आप समझे कहानी क्या थी? लेट अस से ये वाला है बेयरर ऑन डिमांड, बेयरर अदरवाइज देन ऑन डिमांड, ऑर्डर ऑन डिमांड, ऑर्डर अदरवाइज देन ऑन डिमांड। प्रॉमिसरी नोट के केस में क्या क्या बंद है? ये बंद है, ये बंद है, ये दोनों ओपन है। ऑर्डर हो सकते हैं ऑन डिमांड, ऑर्डर हो सकते हैं अदरवाइज देन ऑन डिमांड। बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में ये बंद है, बेयरर हो सकता है अदरवाइज देन ऑन डिमांड, ऑर्डर हो सकता है ऑन डिमांड, ऑर्डर हो सकता है अदरवाइज देन ऑन डिमांड। चेक के केस में बेयरर ऑन डिमांड ओपन है, ये बंद है, अदरवाइज देन ऑन डिमांड नहीं हो सकता। ऑर्डर ऑन डिमांड ओपन है, ये बंद है। यानी कि सिर्फ ऑन डिमांड होगा, या तो वो बेयरर होगा या वो ऑर्डर होगा। कहानी क्लियर होती है क्या क्या रोका हुआ है? अब सिर्फ याद करने के तरीके के हिसाब से, प्रॉमिसरी नोट पेएबल टू बेयरर नहीं होता, बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल टू बेयरर ऑन डिमांड नहीं होता, चेक हमेशा पेएबल ऑन डिमांड होता है। दैट इज सेक्शन 31 जो आपको उन्होंने बोल के दिया। और उन्होंने कहा अगर इस सेक्शन को कोई तोड़ेगा तो ऑब्वियसली वो प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज तो इलीगल होगा ही होगा। कुछ पनिशमेंट भी प्रिस्क्राइब्ड है जो हमें याद नहीं करनी, दैट इज सेक्शन 32 फॉर यू। तो 2 सेक्शन हम यहां करते हैं, सेक्शन 31 ऑफ आरबीआई एक्ट, सेक्शन 32 ऑफ आरबीआई एक्ट। दोनों के दोनों सेक्शन इसने आपको बताया क्या क्या रोका हुआ है। एंड 31 सेज कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर 31 के वायलेशन में बनाया जाएगा देन दैट वुड बी वॉइड एंड इट विल बी इलीगल एंड एक्शंस एज पर द लॉ वुड बी टेकन। तो आपको पनिशमेंट याद नहीं करनी। वी आर डन फॉर टुडे। एक बार देखें मैंने इसके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डिवाइड किस तरह किया हुआ है, हमने कितना कर लिया। I have divided the entire negotiable instrument into 5 parts. फर्स्ट जो पार्ट हम कर रहे हैं दैट इज नोन एज द इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट, इसके अंदर बेसिकली मुझे आपके साथ क्या क्या डिस्कस करना था। आई हैड टू डिस्कस यू द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपके साथ डिस्कस करने थे अलॉन्ग विद द पार्टीज टू इंस्ट्रूमेंट, हमने डिस्कस कर लिया। बेयरर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ऑर्डर्ड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, हमने वो डिस्कस कर लिया। इंस्ट्रूमेंट पेएबल ऑन डिमांड क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट अदर पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड क्या होता है, वो डिस्कस कर लिया। दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ओनली, ठीक है। सेकंड जो मैंने आपके साथ डिस्कस करना है दैट इज नेगोशिएशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। थर्ड आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम बीकॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। सारा कुछ छोड़ जाइए, भगवान का नाम लेके ये लिखिए, सिर्फ ये टॉपिक कर जाइए, 90% चांस है पेपर में आया हुआ होगा। उनको और कोई पसंद ही नहीं है, टॉपिक को बार बार ही पूछते रहते हैं। सीए में ऐसा नहीं चलता। सो नेगोशिएशन, होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, देन चेक्स एंड बाउंसिंग ऑफ चेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। And finally, I have divided certain topics as miscellaneous topics.
ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो इन टॉपिक्स को समझने के लिए मुझे बताने जरूरी होते हैं। आपकी बुक भी अगर आप पलटेंगे तो ऐसे ही डिवाइडेड है। यू विल स्टार्ट गेटिंग ऑल द हेडिंग्स, मैंने इन्हीं हेडिंग्स में इनको डिवाइड किया हुआ है। वी यूजुअली डू नॉट एक्सपेक्ट मच क्वेश्चंस फ्रॉम हियर, यहां से ज्यादा उम्मीद नहीं है मुझे आएंगे तो वो टिकिंग वाले डेट ड्यूट कैलकुलेट करने वाले उस तक आएंगे। बाकी सारे चारों क्वेश्चन में से वी यूजुअली सी वन क्वेश्चन फ्रॉम ईच वन ऑफ देम, हर किसी में से एक एक क्वेश्चन आ जाता है। मैंने जानबूझ के डिवीजन इस तरह बनाई है। दिस 4 टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में दिक्कत क्या है, इट्स अ वेरी वास्ट एक्ट, सेक्शन नंबर वाइज याद नहीं रखा जा सकता, सो यू नीड टू डिस्कस इट टॉपिक वाइज। तो ये 4 टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे। विल बी टेकिंग 4 मोर क्लासेस, विल बी डन विद द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। जो मेजर मुश्किल पोर्शन था आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का वो आज हो गया। मुझे यहां तक आपको इस लेवल तक लाना था कि कल से जब मैं ड्रॉयर, ड्रॉई, पेई ऐसे वर्ड यूज करूं तो आप मेरे से शक भरी निगाहों से मेरी तरफ ना देखें कि आप सर क्या बोल रहे हो। तो वो वाली समस्या मुझे खत्म करनी है। स्टिल अगर नहीं समझ आता, चीजें भूलती हैं, यू विल हैव दिस वीडियो अपलोडेड विद इन आवर और सो ऑन द यूट्यूब चैनल। घर जाके दोबारा सुने मुझे, आपकी किस्मत में यही है मुझे सुन सुन के बड़ा होना, तो दोबारा सुने। तो अगर नहीं फिर भी प्रॉब्लम नहीं आती तो दोबारा सुने, यूट्यूब से हटाई नहीं जाएगी वीडियो। थैंक यू वेरी मच।